हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिबा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं। चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? बोर्स मॉडल की बातें करी थी। बोर्स साहब ने कैसे चीजों को एक्सप्लेन किया था कि एटम किस तरीके से स्टेबल होता है और स्पेक्ट्रम की कैसे फॉर्मेशन होती है। मेन पॉइंट उनका ये था थ्योरी का कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में राउंड लगा रहे हैं। ये बात तो रदरफोर्ड की भी करेक्ट थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन सारे सर्कुलर ऑर्बिट्स में राउंड नहीं लगाते हैं। उन्होंने कंडीशन ये बताई थी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी सर्कुलर ऑर्बिट में राउंड लगाएगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है ना बेटा, ये बात हो चुकी थी हमारी। उसके बाद उन्होंने ये पॉइंट समझाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब तक भी राउंड लगाएगा उसकी एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन कैसे समझाया था? सो उन्होंने कहा था कि भाई जब इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइट करेंगे किसी हायर लेवल पे जाएगा और हायर लेवल से जब वापस आएगा तो अल्टीमेटली उसको एनर्जी डिफरेंस से बाहर रिलीज करना पड़ेगा, रेडिएट करना पड़ेगा। वही रेडिएशन हमें स्पेक्ट्रम में लाइन की फॉर्म में मिलता है। ये सारी बातें हो चुकी थी बेटा। अब देखो आगे बोस साहब ने सारे कैलकुलेशंस करके दिखाए थे कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन राउंड लगा रहा है उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मींस स्पीड कितनी होगी, उस ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और टोटल एनर्जी कितनी होगी। सारे कैलकुलेशन हमें वन बाय वन लेकर चलने बेटा, और साथ ही साथ इनके हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस भी लेते हुए चलेंगे बेटा। अच्छा, आप में से किसी को कोई डाउट है बेटा लास्ट लेक्चर का या प्रीवियस किसी भी लेक्चर्स का तो जल्दी से मुझे मैसेज करो बेटा, अदरवाइज मैं टॉपिक को आगे कैरी कर रहा हूं। कोई डाउट है बेटा किसी को? बोलो 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 जल्दी से। एक बार आप लोगों से बात कर लें भाई, कौन कौन लेक्चर में आ चुके हैं। शिवेन, आर्यन, कृष्णा, ओम प्रकाश, शांभवी, रिचा, पायल, नैना, मंथन, हिमांशु गिरी, साहिल, सौरभ कुमार, अभिषेक सिंह, सुशांता, प्रियंका सिंह, वेदांत कुमार। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा, गॉड ब्लेस यू। अगर किसी का मैं नाम नहीं ले पाया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, किसी का मैसेज ऊपर नीचे ओवरलैप कर गया होगा बेटा। अच्छा, हाँ, हिमांशु गिरी क्या पूछ रहे हैं? सर अगर हम ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट तो वो एक्साइट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने में ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात। अभी एक्सप्लेन करता हूँ हिमांशु बेटा, अभी समझाता हूँ बेटा इस बात को। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? देखो, कंडीशन है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो रहा है उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है देखो जरा। सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन की एक ग्राउंड स्टेट है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है, उसको मैंने N1 से रिप्रेजेंट किया है। ये है इलेक्ट्रॉन की कोई अपर स्टेट, अपर स्टेट मतलब एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से अपर स्टेट में जा रहा है, या इसके ऊपर कितनी भी स्टेट्स हो सकती हैं आपको पता है। जैसे मैं आपको बोलूं सिंपल जो है, अभी एनर्जी का कैलकुलेशन हमने नहीं किया है, इसके ऊपर कितनी भी स्टेट हो सकती है, कोई N2 कोई N3 कुछ भी हो सकता है। यहां पर देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन जब किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एक्साइट होता है, सपोज यहां से उसको यहां तक एक्साइट होना है मान लो थोड़ी देर के लिए, सो इसका जो एग्जैक्टली एनर्जी डिफरेंस है वो उसको मिलना चाहिए। मान लो कि इस स्टेट की एनर्जी थोड़ी ऐसी ऐसी अज्यूम कर लेता हूं, इस स्टेट की एनर्जी 3 जूल है सपोज, ठीक है, अभी एनर्जी मैंने बताई नहीं है आपको। और इस वाली स्टेट की एनर्जी सपोज 5 जूल है, इस वाली स्टेट की एनर्जी सपोज करो कि 8 जूल है, इस वाली स्टेट की एनर्जी सपोज कर लो कि 12 जूल है, ऐसे कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं बेटा। अब इस 3 जूल वाले इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अगर मैंने सपोज करो कि 1.5 जूल एनर्जी दी तो क्या होगा? इस 3 जूल वाले इलेक्ट्रॉन को 1.5 जूल एनर्जी तो क्या होगा?
देखो यहां से यहां तक, इससे नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए मिनिमम कितने का गैप है? 2 जूल एनर्जी का गैप है। सबको दिखाई दे रहा होगा 2 जूल एनर्जी का गैप है। हम इस एनर्जी गैप से कम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहीं का यहीं रहेगा। वही बात आती है ना, जैसे आप सपोज करो कि कहीं पर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, स्टेयर्स से ऊपर जा रहे हैं, आप जो स्टेप्स से ऊपर जा रहे हैं। सो बेटा जब आप पैर उठा के नेक्स्ट स्टेप पे रखते हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे रखते हो, अब मान लो कि आपने इतना पैर नहीं उठाया कि जो 2 स्टेप के बीच में जितना गैप होना चाहिए उतना पैर नहीं उठा पाए, आप उतना फोर्स नहीं लगा पाए, तो क्या होगा? आप पुराने वाले स्टेप पे रह जाओगे। तो आपको किसी लोअर स्टेप से ऊपर वाले स्टेप तक पहुंचना है तो अल्टीमेटली उतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा। अगर उससे कम फोर्स लगाया तो बात नहीं बन पाएगी, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। वही इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इस 3 जूल वाले इलेक्ट्रॉन को जब तक एक्स्ट्रा 2 जूल एनर्जी नहीं मिल जाती तब तक वो इस 5 जूल वाले घर में नहीं जा सकता। अगर आपने इसे 2 जूल से कम एनर्जी प्रोवाइड करी तो वो 3 के 3 में ही रह जाएगा, कुछ नहीं होगा, बीच में तो घूमेगा नहीं। बता दिया है बोर्ड से साफ साफ कि बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ या तो इसमें मिलेगा क्योंकि इसमें एंगुलर मोमेंटम NH/2 हो रहा है, या इसमें मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2 हो रहा है। अब सपोज करो कि आपने 2 जूल से ज्यादा एनर्जी दे दी, एनर्जी हमने इसको सप्लाई कर दी टोटल जो है 3 जूल की एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई, 3.5 जूल एनर्जी सप्लाई कर दी। सपोज कितनी एनर्जी सप्लाई कर दी इसको? 3.5 जूल एनर्जी सप्लाई कर दी। अब क्या होगा बताओ, बताओ जल्दी से मैसेज करके बताओ सबके सब। ये 3 जूल का इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने 3.5 जूल एनर्जी दे दी, तो ये कहां जाएगा बताएंगे कोई जो है? मैं इन स्टेट का नाम रख देता हूं, कुछ भी नाम रख देता हूं, रुको एक मिनट, नाम रख देता हूं। ये N1 है, सपोज ये N2 स्टेट है, सपोज ये N3 स्टेट है, सपोज ये N4 स्टेट है। चलो बताओ तो 3.5 जूल एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा? 3.5 जूल एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा? मैसेज करके बताओ आप क्या समझे इसमें बेटा, बताओ तो जरा। 3.5 जूल एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा? बोलो। N2 में पहुंचेगा, N3 में पहुंचेगा, N4 में पहुंचेगा, N1 में ही रहेगा? क्या समझे आप लोग? नैना ने कहा N2 में पहुंचेगा। ओके, बाकी लोग क्या करें? आंसर करो बेटा। फिर देखो मैं कितनी बार बोलता हूं, बहुत अच्छा बैच लगता है मुझे 11th का। देखो 12th की क्लासेस मैंने कम कर दी है, ऐसा आप लोग काम मत करो बेटा, कम्युनिकेट करो प्रॉपर तरीके से, ठीक है? ओके ओके ओके। अच्छा हिमांशु गिरी कह रहा है कहीं नहीं, उसी पर रह जाएगा। पायल ने कहा कि सर 5 जूल से N2 में। ओके ओके। सौरभ कुमार N2, वेदांत N2, हिमांशु गिरी ने अच्छा N1 ही बोला है, प्रियंका सिंह N2 कह रही है। ओके देखो देखो देखो, अच्छा कृष्णा भी N2 कह रहा है, ठीक है। रुको 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 रुको, देखो यहां से यहां जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए इसको? कितनी एनर्जी चाहिए 3 और 5 के बीच में? इसको चाहिए एक्स्ट्रा 2 जूल एनर्जी। हम 2 से तो ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा 2 से जा रहे थे तो अब अगला ये स्टेप आता है, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितनी चाहिए? ये एनर्जी गैप कितना है बेटा? ये 8 - 3, ये है पूरा 5 जूल का एनर्जी गैप है। क्या आप 5 जूल एनर्जी दे रहे हो? नहीं 5 तो नहीं दे रहे हो भाई। तो फिर आप 2 से ज्यादा दे रहे हो, 5 से कम दे रहे हो। तो अल्टीमेटली किसी से भी ज्यादा दो। मैंने क्या बोला? अगर इतना दोगे 5 जूल तब तो यहां पहुंचेगा। 5 जूल से थोड़ा भी कम दे दिया तो उससे पुराने वाले घर में यहीं तक पहुंच पाएगा बस, क्योंकि इसको 2 जूल एनर्जी से, मतलब 2 जूल एनर्जी से ज्यादा और 5 जूल एनर्जी से कम अगर कितना भी प्रोवाइड करो, अल्टीमेटली वो इसी घर में N2 में N2 में N2 में ही रह जाएगा। यानी N3 तक पहुंचने के लिए उसको जो है 5 जूल एनर्जी चाहिए ही चाहिए। जब आप 5 जूल इसको सप्लाई करोगे तब यहां से यहां N3 में जंप लगाएगा। अब 5 से अगर थोड़ा भी कम रह गया, 4.9 रह गया, 4.8 रह गया, तब भी बीच में हवा में नहीं टिकेगा, N2 पे रहेगा, N2 पे रह जाएगा, नीचे वाले फ्लोर पे बस वहीं पर टिक जाएगा। आगे बात समझ में बेटा? सो मेरे ख्याल से बेटा आपको आंसर मिल गया होगा बच्चा। आप जो भी पूछ रहे थे बेटा हिमांशु, आप इसी से कुछ रिलेटेड पूछ रहे थे बेटा कि कहां पर कौन कहां जाएगा, कितने एनर्जी होना चाहिए। यानी एग्जैक्टली जितना एनर्जी गैप चाहिए अगर उतना मिलेगा तो नेक्स्ट उतने ऑर्बिट पे जाएगा, अदरवाइज उसको उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा।
बस इतना याद रखना बेटा कि बीच में कहीं भी नहीं टिकाना है उसको। ठीक है बेटा, ये चीज हो गई। अभिषेक ने N1 और N2 के बीच में, अभिषेक सिंह बिल्कुल गलत बात बेटा, यही तो मैं समझा रहा हूं कि बीच में नहीं रहता भाई, हवा में नहीं टिकता वो। अरे उसके फ्लोर, उसके घर बने हुए N1 नंबर का घर या फिर N2 नंबर का घर या फिर N3 नंबर का घर। आप सीढ़ी चढ़े हो तो सीढ़ी में आप या तो सबसे नीचे वाले स्टेप पर होगे, उसके बाद ऊपर वाले स्टेप पे होगे, उसके बाद और ऊपर वाले पे। क्या दो स्टेप के बीच में आप खड़े होते हो क्या कभी? आपके पास ये सीढ़ी है, ऐसे सीढ़ी है आपके पास, आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो, सपोज आप स्टेयर्स से जा रहे हो, सो अल्टीमेटली यहां से आप कभी ऐसा हो सकता है कि यहां पर बीच में टिक जाओ इस पे? ऐसे कैसे हो पाएगा? या बीच में यहां पर हवा में झूल जाओ आप, कैसे हो पाएगा? या तो आपका पैर यहां पर रहेगा, ग्राउंड पे रहेगा, या फिर इधर फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा, या फिर आपका सेकंड फ्लोर पे रहेगा, मतलब सेकंड स्टेप या सेकंड स्टेयर्स पे रहेगा आपका जो। बीच में कैसे रह पाओगे बेटा? तो बीच में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं टिकता। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, ठीक है? अच्छा हाँ, अब पायल ने बड़ी अच्छी बात पूछी कि सर तो बाकी एनर्जी कहां जाएगी? बाकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी बेटा, एनर्जी का लॉस हो जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एटम के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या एक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। किसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन सपोज 3 से 5 जूल N1 से N2 में चले गया, दूसरे वाले में अगर हो सकता है उसको जितनी जरूरत पड़ेगी उतना मिल जाएगा, तो वो अपने का आपको एक्साइट कर लेगा, क्योंकि हम तो पूरे सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं ना कि एक एटम को पकड़ के हीट दे रहे हैं। अच्छा यहीं पर मैं आपको एक बात बोलना भूल गया था, एक मिनट मेरी बात सुनो। पता है जब बोर साहब ये समझा रहे थे कि भाई इलेक्ट्रॉन जब ऊपर के घर से नीचे के घर में वापस आएगा तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस ही रेडिएशन की फॉर्म में निकालेगा, उससे एक लाइन मिल जाएगी। तो फिर से तुरंत साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन कर दिया, बोले बोर साहब आप ये बता रहे हो कि इलेक्ट्रॉन ऊपर के घर से नीचे के घर में डी एक्साइट होकर जब वापस आएगा तो रेडिएशन निकलेगा, एक रेडिएशन निकला, एक लाइन मिल गई। बोले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर तो एक से ज्यादा लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन में H में एक ही होता है, H में इलेक्ट्रॉन एक होता है, लेकिन स्पेक्ट्रम में तो एक से ज्यादा लाइंस होती हैं। तो बोले बाकी लाइंस आपके घर से आ गई क्या? अरे बोर्स यही बात बोले जो मैं आपको बोल रहा था। बोर्स बोले अरे कैसी गधों वाली बात कर रहे हो, हम बात करते हैं एटम की, हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बट वो एक एटम का स्पेक्ट्रम थोड़ी ना होता है, वो तो पूरे सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम होता है। आप जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाओगे तो हाइड्रोजन के अंदर मिलियन से ट्रिलियंस लाखों करोड़ों एटम्स पड़े हुए हैं। थोड़ा सा भी हाइड्रोजन ले लिया तो उसमें लाखों करोड़ों एटम्स पड़े हुए हैं। आपको पता है कि 1 मोल में भी 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो भाई एक एटम की कहानी मैं आपको समझा रहा हूं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन सपोज N1 और N2 के बीच में हुआ, हो सकता है उसी हाइड्रोजन के दूसरे एटम में जो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन N1 और N3 के बीच में हो जाए, या किसी और एटम में उसी हाइड्रोजन के अंदर N1 से लेकर N5 के बीच में हो जाए, तो एनर्जी जो डिवाइड हो जाएगी। अगर जरूरत नहीं पड़ी तो वेस्ट भी हो सकती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी हाइड्रोजन के एटम को जरूरत नहीं पड़ी तो वेस्ट भी हो सकती है। बहुत अच्छी बात पायल ने पूछी थी, बड़ा अच्छा लग रहा है बेटा आज ये सारी बातें पूछ रहे हो आप, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। वांशु बहुत अच्छी बात है बेटा, गुड। पायल गुड बेटा। अच्छा नैना क्या, जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी का केस में होता था कि हाँ मतलब वही चीज है ना बेटा कि जो चाहिए उतना ही एग्जैक्ट मिलना चाहिए, उससे बीच में कुछ मिलेगा तो कुछ नहीं होने वाला। वही बात है कि सर हमारा सिलेक्शन 2 मार्क्स से रुक जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब दो ही चीज है, या तो सिलेक्शन होगा तो यस, या सिलेक्शन नहीं होगा तो नो। बीच की तो कोई कंडीशन नहीं है कि सर बस मेरा 1 मार्क्स से एमबीबीएस में रुक गया, 1 मार्क्स से सर मैं आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर पाया। अरे बेटा तुम 1 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर पाए या 100 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर पाए तो नहीं क्वालिफाई किए, जिसने क्वालिफाई कर लिया क्वालिफाई कर लिया। तो बीच की कोई कंडीशन ही नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए। आगे बात समझो बेटा, जो है बहुत अच्छा लगा बेटा मुझे ये जो है। हाँ हिमांशु गिरी बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा सुशांता आप पल्ले पड़ा, अब बहुत अच्छी बात है बेटा, पूछते रहा करो बेटा, तभी तो देखो दिमाग से फिर तभी बातें आती हैं। अच्छा पायल क्या कह रही, सब हम 2 जूल के बदले में 3.5 जूल एनर्जी देंगे तो 1.5 जूल एनर्जी कहाँ जाएगी? बेटा बता दिया पायल मैंने, ठीक है बच्चा। या तो कोई और एटम हाइड्रोजन का मतलब उसको मैनेज कर लेगा, नहीं तो वेस्ट हो जाएगी बेटा, वेस्ट हो जाएगी बेटा। अच्छा नैना ने क्या पूछा, सर अगर हाइड्रोजन में
n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं तो इलेक्ट्रॉन तो हायर ऑर्बिट में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का एटम s बाहर कैसे निकालेगा? नहीं बेटा, एक्चुअली देखो टोटल ऑर्बिट्स तो इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट ऑर्बिट है, लेकिन इनफाइनाइट से का मतलब इलेक्ट्रॉन को जितना एनर्जी मिल रहा है उसके हिसाब से एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो रहा है। बस आप एनर्जी देते रहो, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से मैनेज करेगा कि ऑर्बिट के बीच में कितना गैप है, उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। इलेक्ट्रॉन को हमसे ज्यादा कैलकुलेशन आता है, तो उसने साफ कह दिया कि मैं n1 से n2 जाऊंगा या n1 से n3 जाऊंगा या n1 से n4 जाऊंगा, मैं बीच में कहीं नहीं टिकूंगा। आप इधर उधर फालतू एनर्जी दे रहे हो तो उसका वेस्ट कर दो, कुछ भी कर दो, अल्टीमेटली कहानी सिर्फ इतनी हो रही है बेटा जो। सो टोटल ऑर्बिट इनफाइनाइट होते हैं, बात सही है ना, बट बेटा इलेक्ट्रॉन को जंपिंग के लिए जिस ऑर्बिट की जरूरत होगी बस उसी के बीच में कहानी चलेगी, उसकी आना जाना चलेगा, बाकी से उसको कोई मतलब नहीं है बेटा। अच्छा कैटायन नैना, अभी इस बात पे रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ बेटा, आपने अच्छी बात पूछी। अगर कैटायन कैसे बनेंगे बेटा, कैटायन का बनना अभी समझाऊंगा मैं, एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद आएगा, आएगा वो टर्म आएगा बच्चा, आएगा टर्म बेटा जो नैना। थोड़ा रुक जाओ, मेरे ख्याल से अभी एक लेक्चर का मैटर बचा हुआ, ये अपना क्वेश्चन बचा के रखना, फिर पूछना बेटा मुझसे, ठीक है? चलो मैं आगे चलूं बेटा, इसमें आप जो है हम लोग अब कैलकुलेशन करने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पर कौन सा कैलकुलेशन करने जा रहे हैं? अच्छा अब एक चीज और बता दूं बेटा, एक चीज और बता दूं मैं आपको। देखो बोर्स साहब ने जो स्पेक्ट्रम का बनना समझाया था उनकी भी एक लिमिटेशंस थी, वो लिमिटेशन वैसे मैं आपको बाद में लिखवाने वाला था, बट कोई नहीं, एक लिमिटेशन बताता हूं कि इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझाया था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, या हाइड्रोजन लाई के जितने आयंस होते हैं जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उसी के स्पेक्ट्रम को समझा पाए थे बेटा। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के केसेस में कॉम्प्लिकेशंस बहुत आ रहे थे, जो कि बोर्स मॉडल भी उसको नहीं समझा पाया था। तो बोर्स मॉडल के नीचे ना हमने मॉडल तो लिख लिया था लास्ट लेक्चर में, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं पहले, एक मिनट बेटा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूं, रुको रुको। देखो बोर्स साहब H या फिर H लाइक जितने आयंस होते हैं उनके स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन को समझा पाए थे। H लाइक आयन का मतलब है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ एक होता है, बस एक इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम को समझा पाए। मल्टी इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए थे, बोर्ड साहब भी फेल हो गए बेटा। अब डेवलपमेंट थे बेटा, डेवलपमेंट चलते रहे कि ऐसा नहीं कि बोर्ड साहब क्यों नहीं समझा पाए, तो कोई बात नहीं है ना। सो अल्टीमेटली ये चीजें चलती रही, रिसर्च चलती रही, आगे फिर कोई और आया, फिर कोई और आया, आते रहा बेटा। सो एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें एटॉमिक नंबर को बेटा मैं Z से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, याद रखना Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होता है इसमें, जितने एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, ये तो पता ही होगा, 9th से पता है सबको। अब देखो अगर H से अगले एटम पे जाऊं मैं, एक होता है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका जो Z होता है बेटा, Z होता है 2, एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। तो हीलियम के स्पेक्ट्रम को बोर्ड साहब नहीं समझा पाए, बोले इसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, यानी इसको किस में कन्वर्ट कर दो, इसको He1 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। He1 पॉजिटिव में क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो 2 ही रहेगा बेटा, एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होता कभी किसी का, बस हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दी, इतना तो पता होगा ना सबको कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नैना ने जो बात पूछी उसका आंसर नहीं दे रहा हूं, नैना ने बड़ी अच्छी बात पूछी जो कि अगले लेक्चर में समझाऊंगा मैं। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अल्टीमेटली अब इस He पॉजिटिव के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसके लिए बोर्स मॉडल लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ये हम जो भी फॉर्मूले अभी बनाने वाले ना बेटा, जो भी कैलकुलेशंस, वो कैलकुलेशंस सिर्फ इनके लिए लग पाएंगी, H के लिए लग पाएगी, He पॉजिटिव के लिए लग पाएगी, और किसके लिए लग पाएगी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम की बात करता हूं। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, तो नॉर्मल लिथियम में तो भाई एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोले इसके लिए नहीं लग पाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, बोर्ड साहब क्या करें कि बस एक इलेक्ट्रॉन वाले पर अप्लाई कर पाओगे मेरा कॉन्सेप्ट, बोले एक इलेक्ट्रॉन इसमें बनाना तो कितने बाहर निकालने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। तो इसमें से जब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसमें डबल पॉजिटिव आ जाएगा, Li2 पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव में अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया,
एटॉमिक नंबर अभी भी बेटा 3 रहा, मैं बार बार बोला एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होता किसी का भी। अब इस पर अप्लाई हो जाएगा बोर्स मॉडल। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, मैं आपको नोट के फॉर्म में लिखवाने जा रहा हूं। चलो लिखेंगे बेटा सबके सब, लिखेंगे सबके सब, नोट लिखेंगे। बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल, बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर, लिखो बेटा, बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर एच और एच लाइक आयन, एच और एच लाइक आयन मतलब ऐसे आयन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एच और एच लाइक आयंस। ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, हैविंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली, हैविंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली, स्पेशली मेंशन कर दो थोड़ा सा, ग्रामेटिकली हालांकि गलत है बट ठीक है कोई बात नहीं, हैविंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली, ब्रैकेट क्लोज। अब ये बोर्ड की बातें नोट कर लो चाहे तो, मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं बेटा। एच पे लग जाएगा, एच पे नहीं लगेगा, एल आई पे नहीं लगेगा, इनके मैंने आयन बना के दिखाया, उसके आगे लग जाएगा। लिख लो, ऐसे लिख लो, अपने व्हाट्सएप में भी कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा, लिखो जल्दी से बेटा इसको। हाँ सौरभ कुमार, Li2 पॉजिटिव, यस बेटा यस, Li2 पॉजिटिव। जल्दी नोट करो बेटा, रेडियस कैलकुलेशन लिखना है हमको, रेडियस कैलकुलेशन करना है, वेलोसिटी कैलकुलेशन करना है। आज हो गया बेटा नोट? नोट हो गया बेटा सबका? चलो हो गया होगा, इसमें ज्यादा टाइम मत लो बेटा, मिटा रहा हूं बेटा, इसको हटा रहा हूं। चलो हेडिंग लिखेंगे अब, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन या बोर्स इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, मूविंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट मतलब बेटा n नंबर के ऑर्बिट में सपोज राउंड लगा रहा है, अब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, तो हम जो अभी कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, वो n के टर्म्स में बनाएंगे, ठीक है बेटा, n के टर्म्स में बनाएंगे, जो भी ऑर्बिट का नंबर होगा। हेडिंग देंगे बेटा सबके सब, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। देखो बेटा, थोड़ा सा बेटा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई बात नहीं, अरे सब समझा दूंगा, चिंता क्यों करो। देखो दो चीजें निकालनी है आपको, एक तो निकालना रेडियस और एक वेलोसिटी। तो कभी भी दो चीजें कैलकुलेट करनी है तो आपके पास कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए? इतना तो पता ही होगा, चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो किसी के भी हो, इतना तो सबको पता है कि दो अननोन टर्म्स कैलकुलेट होने के लिए दो इक्वेशंस मिनिमम होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें दो इक्वेशंस की नीड है आर और वेलोसिटी के टर्म में। एक इक्वेशन तो बनी बनाई है, जो बोर्स मॉडल्स आप समझा के गए थे अपने मॉडल्स में, कि MBR इज इक्वल टू n टाइम्स h बाई 2 पाई। तो वो इक्वेशन तो ऐसा यूज कर लेते हैं बेटा, कि पहला एक रिलेशन तो उन्होंने पहले दे दिया था कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, ये तो लास्ट लेक्चर में लिखा था बेटा, MBR फॉर्मूला लिख दो उसका, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, n टाइम्स ऑफ h बाई 2 पाई। देखो ये इक्वेशन वेलोसिटी और r के बीच में है नहीं, ये फॉर्मूला आपका। सो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमने बोर्स मॉडल से ही उठा लिया बेटा, कोई नया कुछ करना नहीं पड़ा। चलो लिखो, लिखते चलो मेरे साथ साथ, ठीक है, जहां समझाऊंगा वहां समझना। अभी लिख लो जल्दी से लिखो, इक्वेशन लिखो, MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, MVR इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h बाई 2 पाई। नोट किया बेटा? अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा, चलो ट्राई करता हूं फिजिक्स समझाने के, बीच में फिजिक्स आई जा रही है भैया। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में राउंड लगा रहा है। सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन जो है n नंबर के ऑर्बिट में राउंड लगा रहा है, मतलब इसका नंबर हमने कौन सा लिया, nth नंबर लिया है। इलेक्ट्रॉन यहां पर है आपके पास,
यहां से यहां ऐसे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन साहब ऐसे घूम रहे हैं आपके। सो आपको एक चीज ये पता है बेटा कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर राउंड लगाता है तो उसको एक फोर्स की नीड होती है, फोर्स की जरूरत होती है। देखे तो किसी ने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि आप में से, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर राउंड लगाती है, मूव करती है किसी सर्कुलर पाथ में, रास्ते पर बेटा, तो अल्टीमेटली उसको घूमने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। बताओ तो मैं किस फोर्स की बात कर रहा हूं, कभी आपने सुना हो तो। 12th के स्टूडेंट्स तो बैठे हुए हैं भाई, यहां पर 12th के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मंथन ने फॉर्मूला लिख दिया। यस सौरभ कुमार, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल उल्टा हो जाता है बेटा उसका, मंथन यस सेंट्रीपिटल फोर्स। सौरभ मंथन दोनों करेक्ट है बेटा, बस सेंट्रीफ्यूगल मत बोला बेटा। सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो बाहर ऑपोजिंग फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, तो सेंटर की तरफ जो लगने वाला फोर्स है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता। अरे कुछ टीचर ऐसे पढ़ा देते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता बेटा। सेंटर की तरफ लगने वाले जितने भी फोर्स होते हैं उन सबका रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी वो चीज आपके सर्कुलर राउंड लगा पाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अपने आप में फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी और फोर्स के इक्वल होता है या किसी और फोर्स से प्रोवाइड होता है। तो यहां पर बात ये आती है कि भाई ऐसा कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर रहा है सर्कुलर राउंड लगाने के लिए। बताओ कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है। पायल सेंट्रीपिटल बिल्कुल सही है, नैना सेंट्रीपिटल यस 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 सेंट्रीपिटल बिल्कुल, अभिषेक बिल्कुल सही है बेटा। मैंने एक चीज बोली कि सेंट्रीपिटल फोर्स अब मिलेगा किससे, मैं आपको थोड़ा फिजिक्स के लिए कर रहा हूं, कभी भी गलती मत करना फिजिक्स में। सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरत होती है आपको सर्कुलर राउंड लगाने के लिए, ये सेंटर की तरफ लगता है, मतलब होता नहीं एक्चुअल में ये। तो सेंटर की तरफ लगने वाला कोई और फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है, ये इसको प्रोवाइड करता है, तब बॉडी जो है सर्कुलर राउंड लगाती है। तो ऐसा कौन सा फोर्स है, ऑब्वियसली बात है सबको नजर आ रहा है कि भाई ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन साहब है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ऑब्वियसली बात है भाई न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं ना, या उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, पढ़ा है ना। दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये तो मुझे लगता है शायद 9th-10th में फॉर्मूला, पता नहीं फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा, बस वही चीज है, वो उतना मुझे बताना पड़ेगा नहीं तो बेटा। सो दो चार्जेस के बीच में अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन लगेगा, और सिमिलर चार्जेस है और रिपल्सन लगेगा। तो इनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है, मींस वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। तो चलो इन दोनों फोर्सेस का कैलकुलेशन करेंगे बेटा। यहां पर हमें हमें चाहिए पहली बात तो भाई कि कोई एक अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, ये प्रोवाइड करा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स सेंट्री, कोई बात नहीं लिख लेना बेटा, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है, यही यहां पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है, इसको आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्जेस के बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अबे क्या स्पेलिंग लिख दी भाई, बोलते बोलते बेटा मुझे स्पेलिंग कभी ध्यान नहीं रहती, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या गलत किया, अच्छा सी लिख दिया, कोई बात फालतू चीज है। एनीवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम करेगा। अब बात आ रही दो फॉर्मूलेस की यहां पर, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ये तो मैं आपको बताता हूं बेटा, इस पे अब 11th के जो स्टूडेंट्स है बेटा जिन्होंने ये नहीं पढ़ा अभी तक फिजिक्स पे, तो इसका फॉर्मूला तो बेटा आपको याद ही करना पड़ेगा। ये फिजिक्स वाले सर से पूछना, पूरा वहां पर डेरिवेशन वगैरह कराते होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा बेटा, वो हमारे केमिस्ट्री से मतलब भी, वो तो मुझे जितनी फिजिक्स याद है थोड़ा थोड़ा उतना बता देता हूं आपको। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। m है इलेक्ट्रॉन का मास, जो चीज मूव कर रही है सर्किल में उसका मास, v उसकी वेलोसिटी, और r उसका रेडियस हो गया, सर्कुलर राउंड जो लगा रहा है उसका रेडियस हो गया, ठीक है।
अब बात आ रही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। सो ये दो चार्ज सिस्टम है, मैंने बताया एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है। पता है आपको? अच्छा, दो चार्जेस हो, सपोज करो कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, तो इनमें कितना अट्रैक्शन फोर्स लगता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। पढ़ा ये फॉर्मूला? जरा बताना तो यस या नो करके। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है बेटा? 12th वाले तो जानते ही होंगे, मुझे 11th वाले की थोड़ा ज्यादा चिंता हो रही बेटा। हाँ हाँ हाँ, आपने जो भी बातें लिखी सब लिखी। मैं जो पूछ रहा हूं 11th के स्टूडेंट स्पेशली मुझे बताओ, क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है बेटा? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। नहीं पढ़ा तो बेटा आप इसको भी याद करो। फिजिक्स थोड़ी ना पूरा पढ़ाऊंगा कि कैसे आता है क्या आता है, मुझे तो यहाँ पर बस इसको यूज करना है बेटा। अच्छा, पढ़ा है मंथन? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। वैसे आप 12th के हो बेटा, कोई बात नहीं। ओके, इट्स फाइन बेटा। ओके अभिषेक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब जगह इनकी वैल्यूज रखते हैं, इनकी वैल्यू रखने चाह रहा हूं, आपको लोग को नोट करने की बहुत जल्दी रहती है। चलो अच्छा, नोट कर लो। मैं पहले स्टेटमेंट लिखवाता हूं, पहले की स्टेटमेंट लिखवाता हूं। लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। लिखो, अब लिखो ना, मैं लिखवा रहा हूं। बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक या सर्कुलर ऑर्बिट, because electron is moving on a circular orbit, hence centripetal force is provided by centripetal force is provided by electrostatic attraction force. Centripetal force is provided by electrostatic attraction force acting between nucleus and electron, acting between nucleus and electron. लाइन पूरी होगी ना बेटा? ठीक है, अब जरा बोर्ड चलो नोट कर लो, फिर लिखवा रहा हूं उसका वैल्यू वगैरह, यहां तक नोट कर लो सबके सब। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो। ये वैल्यूज वगैरह रख के फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ना हमें वेलोसिटी रेडियस का फॉर्मूला बनाना बेटा। चलो अब इधर देखो, अब देखो इधर, ठीक है नोट हो गया होगा। देखो बेटा, देखो अब यहाँ पर Q1 Q2 तो मैंने जनरल लिख दिया ना Q1 Q2 के टर्म में। अब यहाँ पर Q1 क्या है? Q1 की जगह है यहाँ पर न्यूक्लियस। यहाँ पर कोई एक चार्ज क्या है? यहाँ पर यह है न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। और Q2 क्या है? यहाँ पर यह है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ऐसे बोल सकते हैं हम, या उनका वैल्यू में रख सकते हैं। आप इसको बेटर वे में इसको लिखना चाहिए के न्यूक्लियस का चार्ज, क्यू न्यूक्लियस बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये हो गया QE डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो वही होगा जो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है बेटा, R स्क्वायर। अच्छा, आप लोग के सोच रहे होंगे, जिसको नहीं पता है बेटा, के एक कांस्टेंट होता है, वो डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली इसके बीच में मीडियम कैसा है। मीडियम वैक्यूम है हमारे पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, एयर थोड़ी ना है, एटम के अंदर एयर कहां से घुस जाएगी, वैक्यूम है। तो अल्टीमेटली के की कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, उसका वैल्यू बाद में बता दूंगा, अभी बाद में, अभी एक एक करके बेटा, एक एक करके, रुको रुको, ठीक है। ये चीज चल रही है हमारे पास, इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अब देखो बेटा, इनका वैल्यू कितना कितना रखा जाएगा। देखो सब यहां फोकस करो, अब लिखना बंद करो, लिखना बंद यहां फोकस, लिखना बंद यहां फोकस। बेटा इलेक्ट्रॉन साहब पे चार्ज कितना, उसको हम सपोज ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं खाली, उसका वैल्यू ठीक है बाद में रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻19। अभी खाली टर्म यूज कर लेते हैं बेटा, टर्म यूज कर रहा हूं मैं। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा बताओ? न्यूक्लियस पे चार्ज किसके चक्कर में आ रहा है?
प्रोटॉन्स के चक्कर में आ रहा है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी है और न्यूट्रॉन्स भी है। न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं और प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का चार्ज उतना ही होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ये पता है सबको, हमने सब स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं बेटा। अब बात आती है कि न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। अगर सपोज करो 10, सॉरी न्यूट्रॉन मुंह से निकल के प्रोटॉन बेटा, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। अगर सपोज करो न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स हैं तो टोटल चार्ज होगा 10 मल्टीप्लाइड बाई एक प्रोटॉन का चार्ज, होगा नहीं होगा। अगर न्यूक्लियस में सपोज करो कि 20 प्रोटॉन्स हैं तो न्यूक्लियस का टोटल चार्ज कहलाएगा 20 इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज, और एक प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं बेटा, यहां पर जो है न्यूक्लियस पे चार्ज कितना लिखूं बताओ, कैसे लिखूं। यहां पर जो है जो भी इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को सपोज मैं Z से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप सोचेंगे सर एटॉमिक नंबर कैसे आ गया। अरे जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही तो प्रोटॉन होते हैं। छोटी छोटी सी बातें भी नहीं पता तो बड़ी गलत बात हो जाएगी भाई, ऐसे मत करो बेटा। इतना तो सबको पता होगा कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे H का एटॉमिक नंबर 1 तो उसमें एक प्रोटॉन होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 तो उसमें दो प्रोटॉन्स होंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 तो उसमें तीन प्रोटॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स कभी हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना या एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराना वो सब चीजें हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर बेटा हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। सो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स है वो हमेशा फिक्स होते हैं उस पर्टिकुलर एटम के लिए, वो हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल ही चलेंगे बेटा, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए Z, मतलब क्यू न्यूक्लियस कैसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय बेटा एक प्रोटॉन का चार्ज, और एक प्रोटॉन का चार्ज उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये हो गया Z इंटू ई। नहीं समझ में आया, देखो इधर मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, वो होगा इसमें जितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, चार्ज ऑन सिंगल प्रोटॉन, वन प्रोटॉन, चार्ज ऑन सिंगल प्रोटॉन। ये होगा नहीं होगा, ये बताओ। न्यूक्लियस पे चार्ज इतना होगा नहीं होगा, मैंने गलत बात तो नहीं लिखी कि एक प्रोटॉन के चार्ज को नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतनी है जितना एटॉमिक नंबर है Z। Z लिख दिया बेटा मैंने यहां पर, एटॉमिक नंबर जितना है। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है, ये इतना ही है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो ये Z इंटू ही मैंने यहां पर शॉर्टकट में लिख दिया था। आगे बात समझ में, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको साइड में लिखना पड़ेगा। कैलकुलेशन बिगाड़ा ये हमारी, इसको साइड में लिखना पड़ेगा बेटा, साइड में लिखना पड़ेगा इस चीज को हमें। तो क्या करोगे, चलो बात लिखते चलो, जैसे जैसे मैं लिखते चल रहा हूं बेटा, बात लिखते चलो, इंडिकेट करो जल्दी से, वैल्यूज इंडिकेट करो सबका सब। इसको ब्रैकेट में डाल देना, इसको ये जो एक्सप्लेन किया है टर्म इसको ब्रैकेट में डाल दो बेटा। क्यू न्यूक्लियस कितना होगा, प्रोटॉन्स इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन। इसको साइड में लिखना, कहीं पर साइड में लिख देना। पायल बेटा न्यूट्रॉन से कुछ मतलब नहीं है, अभी न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं बेटा, सिर्फ अभी चार्जेस की बात हो रही है बच्चा। और इलेक्ट्रॉन अभी एक ही इलेक्ट्रॉन लेके चलना, ये पहले बता दिया था। अभी याद रखना कि बोर्स मॉडल सिर्फ उस पर अप्लाई होगा जिस पर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हम जो एक इलेक्ट्रॉन वाले आयन या एटम की बातें कर रहे हैं, ये मत सोचना कि सर इलेक्ट्रॉन भी तो उतने ही हो जाएंगे जितने प्रोटॉन्स होते हैं। आपकी बात तो सही है, लेकिन उस पर तो बोर्स मॉडल का कैलकुलेशन ही नहीं लगता। बोर्स ने साफ ही बोल दिया कि भाई मेरा कैलकुलेशन सिर्फ तभी लगेगा जब एक इलेक्ट्रॉन बच जाए, बाकी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है, इसलिए मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पर यूज किया है। लेकिन प्रोटॉन्स तो बेटा एक से ज्यादा है ना। अब जितने भी होंगे वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा, जितना भी एटॉमिक नंबर होगा। हमें क्यों पेन लेना है, एटॉमिक नंबर 1 है तो एक प्रोटॉन होगा, एटॉमिक नंबर 100 है तो 100 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। ये चीज मैंने लिखी है यहां पर, ठीक है। ओके, नोट हो गया, अच्छी बात है बेटा। चलो इस चीज को पूरा कर लेते हैं। मैं इसको हटा दूं बेटा बीच में से, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है हमारे कैलकुलेशन को।
इस लाइन को मैं यहां से हटाता हूं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, Z इंटू ई होगा। तो ये बन गया आपके पास बेटा K ZE इंटू ई, ZE इंटू ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, या चाहे तो E इंटू ई को ई स्क्वायर लिख लेते हैं कोई बात नहीं, E इंटू ई को ई स्क्वायर लिख लेते हैं यहां पर। तो ये हो गया हमारे पास K Z E स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। मतलब आ तो पहले गई थे, थोड़ा समझाने में टाइम लग गया बेटा, कुछ ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। वो न्यूक्लियस का चार्ज मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा और फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लिखो 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 लिखो, सेकंड इक्वेशन बनाओ जल्दी से बेटा। सेकंड इक्वेशन बन चुकी है हम लोग की, सेकंड इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, नोट किया बेटा। KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ओके, अब बेटा देखो दो इक्वेशंस बन चुकी हैं वेलोसिटी और रेडियस के टर्म में, और दो इक्वेशंस को सॉल्व करना अब इतना तो आपका काम है भाई। अरे सॉल्व तो आप कर लेना, सर सॉल्व करना सिखाओ, नहीं समझाऊंगा मैं। देखो पहली इक्वेशन क्या बनी थी, ऊपर चली गई, मैं फिर से ले लेता हूं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास ये mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई बेटा। चाहे तो यहां पर एक आर से एक आर उड़ा दो, कोई बात नहीं, इसको इजी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी और रेडियस के टर्म में एक ये फॉर्मूला है, और वेलोसिटी और रेडियस के टर्म में एक फॉर्मूला ये है बेटा। दो इक्वेशन को सॉल्व करके v और r का वैल्यू निकालना पड़ेगा। दो इक्वेशंस को सॉल्व करके v और r का फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला निकालने का काम मैं आप पर छोड़ दूं, फॉर्मूला निकालने का काम आप पे छोड़ दूं। देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि कितने लोग इसको कैलकुलेट करके आएंगे, उसके बाद आगे का कैलकुलेशन। आगे आज हो भी नहीं पाएगा बेटा कैलकुलेशन पूरा। सो आप एक काम करना, ट्राई करना, दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। अरे बहुत इजी है, अरे कुछ नहीं है। क्या करना है, एक काम करना, जैसे यहां से v का वैल्यू निकाल के इसमें रख देना, ऐसा कर देना, या तो ये r का वैल्यू निकाल के v के टर्म में यहां रख देना, यानी एलिमिनेट करना है। ये तो सबको पता है, एक्सपर्ट हो, और मेडिकल वाले स्टूडेंट हो चाहे जेई वाले स्टूडेंट हो, इतना तो एक्सपर्ट बनो बेटा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको सॉल्व करने का ट्राई करना, और अल्टीमेटली चलो मैं अच्छे फॉर्मूला फाइनल लिख ही देता हूं बेटा, फाइनल फॉर्मूला में लिख ही देता हूं कि इसमें फॉर्मूला क्या आता है। चलो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप भी टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। हमें तो बस फाइनल मतलब है कि क्या आने वाला है। लिखेंगे जरा, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, लिखो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, R इज इक्वल टू, इसमें आएगा, एक मिनट क्या था वैल्यू, मुझे भी आइडिया लगाना पड़ेगा। ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, और यहां पर जाएगा तो n स्क्वायर, मुझे भी याद नहीं रहता बेटा, तो मैं भी सॉल्व कर लेता हूं रफ में, तब मुझे, या मैं तो दिमाग में सॉल्व कर लेता हूं उतना कि क्या बन रहा होगा। n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, और m के थोड़ा थोड़ा याद है, अब ऐसा नहीं कि एकदम सारा सॉल्व कर पाऊंगा, सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व भी हो जाता है। ऐसा कुछ फॉर्मूला बनेगा, दोनों को सॉल्व करके रेडियस का फॉर्मूला ये आएगा, और बेटा वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो ये लिख देता हूं, देखो। अरे डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, अभी बताऊंगा, इसका इजी तरीका बताऊंगा, कुछ बात नहीं। वेलोसिटी बनेगा k2 पाई, आप चेक करना बेटा कहीं गलत तो नहीं बता रहा हूं, गलत होना तो नहीं चाहिए यार। k2 पाई e स्क्वायर z बाई एच एन, ऐसा ये बनेगा वेलोसिटी का फॉर्मूला। लिख लो लिख लो, बिंदास लिख लो, गलत नहीं होना चाहिए, 19 ईयर्स हो गए पढ़ाते पढ़ाते। लिखो 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 बेटा। हाँ बहुत अच्छी बात है कि आप ट्राई करोगे अभिषेक, सुशांता, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। चलो अभी नोट कर लो, कर लेना ट्राई, लेकिन टाइम मत वेस्ट करना ज्यादा, मैंने लिखवा दिया है, लिख लो इसको जल्दी से। आर और वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो तो बेटा,
आर ओ वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो तो बेटा। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला हम याद कैसे करें? कोई जरूरत नहीं याद करने की। किसने कह दिया याद करना है? मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूं आपको। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूं मुझे भी नहीं याद है और ये बकवास बात है बिल्कुल याद करना। इसके हर कोई शॉर्ट फॉर्म यूज करता है, मतलब वैल्यू रखनी पड़ेगी इसमें। ये तो फुल फॉर्मूला निकाल दिया हमने। लिखे बेटा, फॉर्मूला लिख लिए। अच्छा चलो यहां पर ध्यान दो, अभी बाद में नोट कर लेना। चलो यहां पर देखो एक मिनट। देखो देखो सबके सब यहां पर देखो बेटा। इसमें बेटा आर पे ध्यान दो। आर में कुछ टर्म्स है जिनका वैल्यू फिक्स है। देखो ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट सबको पता है, 6.63 इंटू 10⁻34 वैल्यू होता है, वो सब है। 4 कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू सबको पता है, वही 3.14 या 22/7। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है 9.1 इंटू 10⁻31। और के का वैल्यू बेटा, के अगर आप सीजीएस सिस्टम यूज करें, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, तो 1 होता है। कितना अच्छा वैल्यू है, बच गए। के का वैल्यू सीजीएस सिस्टम में यहां पर कहीं साइड में लिख दूं क्या? यहां पर के इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर के होता है 9 इंटू 10⁹ ये होता है सीजीएस सिस्टम में, ये इन सीजीएस सिस्टम। और ये होता है एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में होता है। तो आप तो 1 याद कर लो, जो भी वैल्यू है मैंने रख दिया, आप चिंता मत करो उसकी। जो वो फिजिक्स में पढ़ लोगे आराम से, ये सब मुझे भी फिजिक्स से याद आ रहा है, केमिस्ट्री वाले नहीं जानते ये सब चीजें बेटा। सो अल्टीमेटली के भी फिक्स है, फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये भी फिक्स है। तो फिक्स क्या नहीं है, बस अलग अलग ऑर्बिट के लिए एन का नंबर अलग अलग हो जाएगा। सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, या फिर भाई जिस एटम के लिए कैलकुलेशन करनी है उसका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाएगा। बस एन और जेड के टर्म वेरिएबल्स हैं इसमें, बाकी सब कांस्टेंट है। रख दे वैल्यू, बस समझ लो कि रख दी वैल्यू, और इसका आंसर आएगा सॉल्व करके 0.529। इतना तो याद कर लेना भाई, अब इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं करूंगा बेटा। बस ये मैंने लिख दिया एंगस्ट्रॉम में। अब मीटर में बनाना तो चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में बनाना चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका बना दिया। ये पूरा सॉल्व करके आएगा अप्रोक्सीमेट 0.529, ये 0.53 याद कर लो। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा मत राउंडिंग करना बच्चा, फिर आंसर गलत आना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, वैसे तो 0.529 याद कर लोगे तो अच्छी बात है। 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ये याद करना पड़ेगा, एन स्क्वायर बाई जेड उसके अंदर होता है। और याद नहीं भी करना तो या तो इतनी आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए कि फटाफट एग्जाम में सॉल्व करके देखा, अच्छा एन स्क्वायर आता है और उसमें जेड आता है, तब भी हो जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी भी लिख दो, इसको नोट कर लो। चलो रेडियस नोट कर लो, नोट कर लो, नोट करो, रेडियस को नोट करो फटाफट बेटा, और रेडियस को नोट कर लो बेटा। रेडियस 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 नोट करो, रेडियस नोट करो, वेलोसिटी भी लिख देता हूं। वेलोसिटी कितना बनेगा देखो, यहां भी बस z का टर्म फिक्स नहीं है और n का टर्म फिक्स नहीं है, बाकी तो सब फिक्स टर्म है ना। तो ये सब कांस्टेंट का वैल्यू रखने के बाद बेटा ये आता है 2.18। मैं थोड़ा इजी फिगर में बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि सब उस बुक में तो ऐसा दिया था, वो कुछ नहीं है। 2.18 इंटू 10⁸ z बाई n। और ये वेलोसिटी मैंने जो लिखी है बेटा, ये लिखी है सेंटीमीटर पर सेकंड। बेटा यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट का कंपल्सन है, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है बेटा। ये है सेंटीमीटर पर सेकंड में, मैंने जानबूझ कर सेंटीमीटर लिखा। आप सोचेंगे सर ये एंगस्ट्रॉम में लिख दिया वो सेंटीमीटर, याद जिससे इजीली हो जाए। जैसे सेंटीमीटर देखो 2.18 इंटू 10⁸, 8 का 8 याद रहेगा। अब ये नहीं कि सर बुक में तो 2.17 लिखा था, अरे क्या करोगे 2.17 लेके, 2.18 कर लेना चल जाएगा। 2.18 इंटू 10⁸ z बाई n सेंटीमीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी बनेगी बेटा, ये वेलोसिटी बनेगी। हाँ मंथन ये याद है, बहुत अच्छी बात है बेटा, यस ये याद रखना है बेटा बस। बाकी ऊपर का फॉर्मूला तो खाली ऐसी फॉर्मेलिटी थी बेटा, वो बताना था आपको कि कैसे कैसे पूरा सॉल्व होके आता है। इसलिए इसमें टाइम मत वेस्ट करना बेटा कि सर रेडियस नहीं कैलकुलेट हो पाया, वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट, छोड़ दो यार, नहीं कैलकुलेट हो पा रहा तो बस सीधे फॉर्मूला याद करो। आप नोट कर लो बेटा अब इसको सही से। अब आज तो अब इन पे क्वेश्चंस तो हो नहीं पाएंगे बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में पहले क्या करेंगे, हम रेडियस और वेलोसिटी के कुछ 2-4 क्वेश्चंस कर लेंगे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस कर लेंगे बेटा। अच्छा साइड हो जाओ। उसके बाद फिर क्या करेंगे बेटा, उसके बाद फिर हम अगले टर्म पे चलेंगे, एनर्जी कैलकुलेशंस पे चलेंगे।
बीच में छोटे मोटे कुछ और भी कैलकुलेशंस हैं। थोड़ा अभी बेटा 2-3 लेक्चर्स तक ना कैलकुलेशंस रहेंगे बेटा, मतलब पहले डेरिवेशन लेंगे, डेरिवेशन के बाद फिर हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर डेरिवेशन, फिर क्वेश्चंस। बोर्ड्स मॉडल थोड़ा लॉन्ग जाएगा बेटा, ठीक है। बोर्ड्स ने बहुत सारे कैलकुलेशंस कराए थे बेटा, बहुत सारी चीजें, रेडियस निकाल दिया, वेलोसिटी निकाल दिया। अगले लेक्चर में बोर्ड साहब आएंगे तो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर एक लेक्चर में वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की जो लाइन बनी थी उसकी वेवलेंथ भी कैलकुलेट करके बताएंगे। हाँ, जैसे विज्ञान में पता ना वॉलेट कलर की वेवलेंथ होती है, ब्लू कलर की वेवलेंथ होती है, ऐसी एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो लाइंस हैं बेटा, उन लाइन की वेवलेंथ भी बोर्ड साहब ने कैलकुलेट करके बताई, सब कुछ कैलकुलेट कर गया था। बहुत अच्छा मॉडल था इनका, बहुत सक्सेसफुल मॉडल था बेटा। सो ये सारी बातें बेटा हम आगे के लेक्चर्स में करते रहेंगे। आपको पहले ही बोल दिया था बेटा कि एटॉमिक को आराम से चलने दो, मैं फुल डिटेल में आपको एटॉमिक समझा रहा हूं बेटा, जितना डिटेल हो सकता है मैं एक एक चीज आपको बेसिक से समझा रहा हूं इसमें, ठीक है बेटा। बाकी तो हाँ मंथन, केमिस्ट्री में बेटा यूनिट्स का खेल तो है बच्चा, यूनिट का थोड़ा केयर करना बेटा। सौरभ कुमार बेटा लेक्चर अभी तो बेटा हम लगभग लगभग आधे पे पहुंच गए, आधे से ज्यादा हो चुका है, मतलब देखा जाए तो मेन थ्योरी का पार्ट तो हो ही गया है। अब थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा और थोड़ा एंडिंग के पार्ट है, मतलब बेटा अभी लेक्चर्स तो लगेंगे, अभी मान के चलो कि 2 वीक तो जाएंगे ही जाएंगे इस बार। अभी मैंने पहले ही बोल दिया था जाने दो, बहुत टाइम है, तुम बिल्कुल उस चीज की चिंता मत करो कि सर कब होगा कैसे होगा करके, वो सब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बेटा। आप बस अपनी प्रैक्टिस करते रहो, मैं एक ही बात बोलता हूँ, प्रैक्टिस करते रहो बेटा, ठीक है। ओके, ऐप वगैरह देखा बेटा आप लोगों ने? बेटा एक बार ऐप को रिव्यू भी तो दे दो यार, बोलना पड़ता है आप लोगों से मेरे बच्चे होकर, अच्छा लग रहा है बेटा। ऐप को जाके वहां रिव्यू तो लिख दो कि ठीक है आप ऐप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कम से कम ऐप का रिव्यू दोगे तो बाकी लोगों को पता भी चलेगा बेटा। तो ऐप का रिव्यू वगैरह लिख दिया करो बेटा, अच्छा रिव्यू देना यार, कोई नाराज तो नहीं है ना आप में से मुझसे कोई? अच्छा रिव्यू देना बेटा, 5 स्टार दे देना उसको, ठीक है। तो चलो बेटा आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं बेटा, फिर मिलेंगे हम लोग, आज कौन सा दिन है, वेंसडे, तो फ्राइडे को मिलेंगे अब हम लोग से। ओके, किसी को कुछ बात तो नहीं करनी बेटा? ओके, आई होप कि किसी को कुछ बात नहीं करनी बेटा, ठीक है बेटा। रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस करते रहो बेटा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चा।